डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की गति करते हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए उसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम किस तरह से प्राप्त होगा, उसकी क्या प्रिंसिपल है, क्या थ्योरी है और उसका स्पेक्ट्रम के लिए क्या कंडीशंस हैं, इन सब को डिस्कस किया था। जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन मॉलिक्यूल्स में नहीं पाया जाता और हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, जब बल्कि एनहार्मोनिक अनआवर्त गति होती है। तो आज हम एनहार्मोनिक मोशन या अनआवर्त गति को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन है इफेक्ट ऑफ एनहार्मोनिक मोशन ऑन द स्पेक्ट्रम। यदि मॉलिक्यूल में कंपन की गति, एक वाइब्रेशनल मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति हो, तो ऊर्जा स्तर समान दूरी पर स्थित रहते हैं। यह तभी संभव है जब हुक्स के नियम का पालन हो। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कहा था कि जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में कंपन की गति एक सरल आवर्त गति होती है, तो इसके फलस्वरूप उसके जो विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है या जो दूरी है वो समान होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मॉलिक्यूल पे कंपन के समय हुक के नियम का पालन होता है। अर्थात जब कंपन की गति होती है तो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड लेंथ बढ़ती भी है और कम भी होती है। जब बढ़ती है तो मॉलिक्यूल में एटम्स का जो प्रत्यानयन बल है वो उन एटम्स को वापस पहले वाली स्थिति पे ले आता है। जब बॉन्ड डिस्टेंस कम होती है कंपन के समय, तब भी वो प्रत्यानयन बल जो है उसी रेशो में उस मॉलिक्यूल को, उस एटम्स को वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में ले आता है। तो इस तरह से ऐसा अगर कंटिन्यू होता रहता है तो हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, हुक के नियम का पालन हो रहा है। लेकिन वास्तव में अणुओं में ऐसा आचरण नहीं मिलता। बंध के अल्प छोटे से एक्सपेंशन यानी बंध का खींचना व कंप्रेशन यानी संपीड़न की स्थिति में तो अणु को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलक माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हुक के नियम का पालन होता है। यदि बंध लंबाई 10% से अधिक बढ़ जाती है तो अणु हुक के नियम का पालन नहीं करते तथा बंध का एक्सपेंशन आसान हो जाता है, यानी बंध जो है आसानी से खिंच जाएगा, बॉन्ड डिस्टेंस आसानी से बढ़ जाती है। अतः बंध के अत्यधिक एक्सपेंशन पर प्रत्यानयन बल का मान उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता तथा बंध के अनंत विस्तारण पर यह बल शून्य हो जाता है। यानी अगर 10% से अधिक बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो हुक के नियम का पालन नहीं होता और बॉन्ड आसानी से एक्सपेंड या खिंच जाता है। बहुत ज़्यादा अगर बॉन्ड खिंच जाता है तो फिर वो प्रत्यानयन बल कार्य करना बंद कर देता है, अर्थात वो अपने परमाणु को वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं ला पाता। और अधिक अगर बॉन्ड एक्सपेंड हो जाए, खिंच जाए, तो प्रत्यानयन बल शून्य हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रारंभ में बढ़ती है, अधिक विस्तारण पर, अधिक एक्सपेंशन पर धीरे धीरे बढ़ती है तथा और अधिक एक्सपेंशन या विस्तारण पर पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना बंद हो जाता है। यदि बंध को संपीड़ित किया जाए तो प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है, यानी जब परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, बंध का संपीड़न होगा तो उस समय दोनों परमाणुओं के बीच रिपल्शन या प्रतिकर्षण बल इफेक्टिव हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप संपीड़ित बंध अतिरिक्त बंध दूरी कम करने का विरोध करेगा तथा पोटेंशियल एनर्जी वक्र जो है वो शीघ्रता से ऊपर बढ़ेगा। तो इस तरह से दो प्रकार की गतियां हो गई, एक सरल आवर्त गति और एक अनआवर्त गति। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर मॉलिक्यूल में हो रहा है तो हमने उसके लिए एनर्जी वक्र जो है बंध दूरी के सापेक्ष इस प्रकार से बताया था, जिसको इस डायग्राम में एक डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर रखा है। लेकिन वास्तव में
जो कंपन की गति है वो अनावर्त गति एनहार्मोनिक मोशन होती है। तो इस हार्मोनिक मोशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वक्र आता है वो इस प्रकार से आता है, जिसको हमने डार्क लाइन से शो किया है। तो ये एक साम्य दूरी से साम्य बंद दूरी से अगर बंद का एक्सपेंशन विस्तारण होता है तो ये इस प्रकार से एनर्जी बढ़ती है बढ़ते बढ़ते, और फिर उसके बाद में इसका पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना बंद हो जाता है। अब इसके बाद में अगर अपन ऑन एनर्जी देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और फिर बाद में वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी या बंद वियोजन ऊर्जा कहते हैं। और इसी प्रकार से जब साम्य बंद दूरी के मान में कमी हो अर्थात संपीड़न हो, तो इस प्रकार से एनर्जी का मान जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आता है जो अणुओं में कंपन की गति को एक अनावर्त गति या एनहार्मोनिक मोशन को दर्शाता है। तो वास्तव में अणुओं में जो कंपन की गति होती है वो एक एनहार्मोनिक मोशन को प्रदर्शित करती है। अणुओं की वास्तविक पोटेंशियल एनर्जी वक्रों के आलेखन में मोर्स इक्वेशन लगभग सही परिणाम देती है। तो मोर्स साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी और वो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू DE इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ U तो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, DE अणु की वियोजन ऊर्जा, X जो है वो बंद दूरी में कितना परिवर्तन हुआ यानी R माइनस RE जो है वो साम्य दूरी है, और बीटा जो है वो अणु जिस अणु के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके लिए कांस्टेंट है। तो मोर्स ने इस इक्वेशन से पोटेंशियल एनर्जी वक्र ड्रॉ किए, यानी पोटेंशियल एनर्जी और इस x जो चेंज इन बॉन्ड डिस्टेंस है उसके बीच में ग्राफ खींचे। तो इसका ग्राफ बिल्कुल अपन ने जो पिछले ग्राफ में अनावर्त गति के लिए ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी तरह से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अणुओं के वास्तविक पोटेंशियल एनर्जी वक्रों के आलेखन में ये मोर्स इक्वेशन लगभग सही परिणाम देती है। अब इस मोर्स इक्वेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने अनावर्त गति करते हुए अणु की यानी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक कंपन ऊर्जा की समीकरण दी, जिसके अनुसार हम इस अनावर्ती गति करते हुए अणु के लिए विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के मानों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन है EV इज इक्वल टू h न्यू ई V प्लस हाफ इंटू 1 माइनस A इंटू V प्लस हाफ। ये जो एनर्जी आएगी उसकी यूनिट्स या तो अर्क हो सकती है या जूल हो सकती है। यहाँ V जो है वो कंपन क्वांटम संख्या है, न्यू ई जो है वो साम्य बंद दूरी जब है या साम्य दोलन आवृत्ति, उस समय साम्य दोलन आवृत्ति कितनी है उसको न्यू ई से प्रदर्शित किया है, जो कि एक सैद्धांतिक हम कह सकते हैं सैद्धांतिक मान होगा। ए जो है वो अनावर्ती स्थिरांक है। हम इस समीकरण को जो हमने पहले सरल आवर्त गति करते हुए अणु के लिए समीकरण लिखी थी वो थी EV इज इक्वल टू एच न्यू V प्लस हाफ से कंपेरिजन करें तो h यहाँ भी है, यहाँ भी है, V प्लस हाफ यहाँ भी है, तो ये सिर्फ फ़र्क जो है वो यहाँ न्यू है और यहाँ न्यू है। तो हम कह सकते हैं न्यू इज इक्वल टू न्यू ई इंटू 1 माइनस A इंटू V प्लस हाफ, यानी इस समीकरण के अनुसार जो न्यू का मान होगा वो इस मान के बराबर होता है। जब यदि हम इस इक्वेशन को V बराबर 0 रख दें, जो इक्वेशन है इस इक्वेशन V बराबर 0 हम रखें तो उस समय जो EV का मान होगा वो हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 1/2 h न्यू ई 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 A। ये जो है वो इस समीकरण के अनुसार हम कह सकते हैं लोएस्ट एनर्जी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ V का मान 0 है। तो इस एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहेंगे,
निश्चित रूप से ये जीरो पॉइंट एनर्जी की जो इक्वेशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए अणु की जीरो पॉइंट एनर्जी की इक्वेशन से अलग है। हम इस इक्वेशन में v बराबर -12 रख दें तो v बराबर -12 रखते ही ये पूरा पद जीरो हो गया, ये पद भी जो है वो जीरो हो गया। तो हम कहेंगे उस समय EV का मान क्या होगा, जीरो होगा। और EV का मान अगर उस समय जीरो हो गया तो ऐसी स्थिति में तथा साथ ही हम ये कहेंगे जैसे इस इक्वेशन में अगर हम v इक्वल टू -12 रख दें तो -12 तो ये जीरो हो गया। तो उस स्थिति में न्यू बराबर किसके होगा, न्यू ई के बराबर होगा। तो इसका ये दोनों वैल्यू न्यू व न्यू ई कब होंगी एक दूसरे के इक्वल, जब हम ये कहेंगे कि v का मान क्या हो, -12 हो। तो ये चूँकि हम जानते हैं क्वांटम संख्याओं के जो वैल्यूज़ होती है वो नेगेटिव माइनस में या इस तरह से वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो मान है वो एक सैद्धांतिक मानों को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक अनावर्त गति करते हुए अणु के लिए जो है वो कंपन ऊर्जा की समीकरण को यहाँ बता सकते हैं। हम अगले वीडियो लेक्चर में इस कंपन ऊर्जा की समीकरण की सहायता से विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं को बताएंगे और फिर वो स्पेक्ट्रम कंपन स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।